एवरीवन, दिस साइड शीना कक्कड़ वाधवा फ्रॉम साइंस सरफेस और आज हम बात करेंगे वाइवा क्वेश्चंस पार्ट 2 की। इससे पहले हमने पार्ट 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेट कर रहा है कि मैं डेली आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं और मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए क्लास 12 का क्रैश कोर्स बनाने वाली हूँ, जिसके अंदर आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थियरी कवर होने वाली है। और अगर आपने अभी भी पढ़ाई नहीं की है तो उससे जरूर पढ़ लीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश है आपको 70 आउट ऑफ 70 दिलाने की आपके एग्जाम में, जो कि 27 फेब को है। तो चलिए और टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बच्चे, आज के वाइवा क्वेश्चंस में मैंने सॉल्ट एनालिसिस की टेबल भी ऐड कर दी है। सॉल्ट एनालिसिस हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है इन आवर प्रीवियस वीडियोस, बट टुडे वी आर अगेन गोइंग टू डिस्कस फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू सॉल्ट एनालिसिस, क्योंकि ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 की। ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये हमारे कौन से रेडिकल हैं? ये हमारे जितने भी रेडिकल्स आपको दिखने वाले हैं एनायनिक रेडिकल है। एनायनिक रेडिकल हमारे होते हैं एसिडिक रेडिकल। एनायनिक रेडिकल आर एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल के अंदर हम सारे क्या पढ़ते हैं? एसिडिक रेडिकल में आप क्या पढ़ते हैं? एसिडिक रेडिकल में आप क्या पढ़ते हैं? एसिडिक रेडिकल में आप एनायंस पढ़ते हैं, ठीक है, एसिडिक। तो यहाँ पे आप क्या पढ़ते हैं? एनायंस देखते हैं। और बेसिक रेडिकल्स में आप देखते हैं केटायंस। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं एसिडिक रेडिकल सारे के सारे, जिसमें आप एनायंस देखेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास प्रीलिमिनरी टेस्ट ऑफ ग्रुप 1 एनायंस। प्रीलिमिनरी टेस्ट में हम मतलब डिटेक्ट करते हैं कि हाँ दिस पर्टिकुलर एनायन में बी प्रेजेंट। मे बी वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट रहता है बेटा, वो प्रीलिमिनरी ग्रुप के जो हमारे प्रीलिमिनरी टेस्ट होते हैं वो मे बी वाला बताते हैं। एक्सपेरिमेंट है, थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट लेना है, डाइल्यूट H2SO4 डालना है उसमें। टेस्ट ट्यूब में हमने थोड़ा सा बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट लिया, उसमें डाइल्यूट H2SO4 डाला। हमें क्या मिलेगा? अगर थोड़ा सा रिएक्शन मिला हमें वहां पे, किस टाइप का रिएक्शन हो सकता है? अब हमारा वहां पे देखो, हमारे पास कार्बोनेट अगर है, अगर तो एनायन में हमारा कार्बोनेट है तो हमारे पास कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस रिलीज होगी। अगर तो कार्बोनेट है, कलरलेस और ऑर्डरलेस गैस रिलीज होगी, क्योंकि लाइम वाटर को मिल्की कर देगी। लाइम वाटर क्या होगा आपका? यहाँ पे मैंने पहले भी क्वेश्चन डाला है, लाइम वाटर इज आपका कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगर इससे मैं वो गैस पास करूंगी तो वो क्या करेगी? लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देगी, क्योंकि वो गैस कौन सी होगी हमारी जो यहाँ से रिलीज होगी? वो गैस होगी हमारी CO2। तो CO2 का काम यही होता है लाइम वाटर को मिल्की करना। अगर तो सल्फाइट है हमारा, तो हमारे पास कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस। पंजेंट का मतलब क्या होता है? जो आपके गले में जाके लगती है, इरिटेट करती है, थोड़ा सा इरिटेशन कॉज करती है। अगर सल्फाइड है तो रॉटन एग स्मेल है। और अगर नाइट्राइट है तो आपको अलग से ही पता लग जाएगा, लाइट ब्राउन आपके पास वहां पे गैस आएगी। तो आपके पास यहाँ क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि आपके एसिडिक रेडिकल में कार्बोनेट अगर है तो आपका कैसे आप उसको डिटेक्ट करेंगे? कैसे आपका पता लग रहा है कि कार्बोनेट है? सल्फाइड है तो क्या उसका आप उससे क्या मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपको कैसे पता लग रहा है सल्फाइड है? तो ये प्रीलिमिनरी टेस्ट से आपके वाइवा के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ग्रुप 2 के लिए। ग्रुप 2 के लिए हमारा जो रिएजेंट होता है एसिडिक रेडिकल में, वो है हमारा, अब देखिए एसिडिक रेडिकल में ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 की ऑल्दो जरूरत नहीं है, ये सब हम बेसिक रेडिकल के लिए करते हैं। पर इन ऑर्डर टू मेक दीज थिंग्स वेरी इजी, मैंने ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 लिख दिया कि हमें याद रहे डाइल्यूट H2SO4 है इस इन एनायंस के लिए। इन एनायंस के लिए हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, सिर्फ इसलिए मैंने क्लासिफाई कर दिए। अब हमारे पास प्रीलिमिनरी टेस्ट है ग्रुप 2 एनायंस के लिए। तो यहाँ पे हमने फिर से थोड़ा सा बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट लिया है और उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हमने थोड़े से सॉल्ट में डाला है। अगर हमें ऐसी ऑब्जर्वेशन मिलती है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन व्हाइट पंजेंट फ्यूम्स, मतलब वही पंजेंट जो लग रहे हैं इरिटेटिंग वाले जो आपके फ्यूम्स होते हैं जो आपको गले में जाके इरिटेशन कॉज करते हैं, तो वो वाले फ्यूम्स आपके और व्हाइट कलर के। और अगर आप HCl में ग्लास रॉड डिप करके अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ग्लास रॉड डिप करके उन फ्यूम्स के पास ले जाओगे तो वो फ्यूम्स और भी ज्यादा इंटेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ Cl नेगेटिव में बी प्रेजेंट। Br नेगेटिव के केस में रेडिश ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, I नेगेटिव के केस में वॉयलेट फ्यूम्स होते हैं। एसिटेट आयन है अगर आपका, तो विनेगर लाइक आपके वहां पे पंजेंट फ्यूम्स होंगे। विनेगर जो घर में सिरका मिलता है ना, वैसी सी आपकी उसकी स्मेल होती है। नाइट्रेट है तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स होंगे, आपको अलग से पता लग जाएगा।
ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट अगर प्रेजेंट है तो आपके पास एफरवेसेंस आएगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पे हमारे पास प्रीलिमिनरी टेस्ट, अब हम ग्रुप 3 की बात करते हैं। ग्रुप 3 के कोई एज सच हम प्रीलिमिनरी टेस्ट नहीं करते क्योंकि इसमें हमारा पाया जाता है सल्फेट एंड फॉस्फेट, सल्फेट एंड फॉस्फेट। तो यहाँ पे अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 ऑब्टेन नहीं हुआ तो वी विल मूव टुवर्ड्स ग्रुप 3। तो ये सारे आपके पॉइंट्स मैं इसलिए कवर कर रही हूँ, यही आपके वाइवा के क्वेश्चन है। ऑल्दो मैंने सॉल्ट एनालिसिस डिटेल में कवर किया है बच्चे, प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, वो डिटेल में ऑलरेडी कवर हो चुका है, पर ये सिर्फ आपके वाइवा के लिए है। अब है हमारे पास एनालिसिस ऑफ कैटायन, दैट इज बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल जो हमारे होते हैं, जिसके अंदर हम कैटायनिक रेडिकल की जो है बात करते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, 0 to 6 ग्रुप हैं। तो टोटल ग्रुप अगर आपसे कोई पूछे, पहली बार टोटल ग्रुप कितने हैं हमारे पास, 7। ठीक है, ये 7 ग्रुप बनाए कैसे जाते हैं, इनको बनाया जाता है बच्चे KSP के ऑर्डर में, solubility product के ऑर्डर में। solubility product goes on increases as we move from group 0 to group 6। तो यहाँ पे हमारा solubility product increase हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ग्रुप 0 की, तो यहाँ पे NH4 पॉजिटिव जो आपका मिल रहा है, अमोनियम आयोन मिल रहा है यहाँ पे, अमोनिया का जो आपको यहाँ पे कैटायन मिल रहा है। तो ये वाला जो हमारा है, ये एक ओनली ऐसा कैटायन है जो आपको यहाँ पे पूरे में नॉन मेटालिक फॉर्म में मिल रहा है, बाकी सब आपको मेटल के कैटायन मिल रहे हैं, यही नॉन मेटालिक फॉर्म में है। और इस ग्रुप का कोई भी रिएजेंट नहीं होता, इस ग्रुप का कोई भी रिएजेंट नहीं होता। और अब आते हैं हम ग्रुप 1 की तरफ, जिसका अंदर रिएजेंट है डाइल्यूट HCl और Pb2 पॉजिटिव इसमें मिलता है। Pb2 पॉजिटिव आपका उसमें भी मिलता है, ग्रुप 2 में भी, इसमें Cu2 पॉजिटिव भी मिलता है और Pb2 पॉजिटिव भी मिलता है। इसके अंदर H2S इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो आपका Pb2 पॉजिटिव है वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में क्यों मिलता है। देखिएगा, ग्रुप 1 के अंदर अगर तो वो PbCl2 के फॉर्म में है तो आपको वहां पे रिजल्ट मिल जाएगा, ग्रुप 1 में व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट दे देगा। पर अगर वो लेड सल्फाइड के फॉर्म में है तो वो ग्रुप 1 में प्रेसिपिटेट नहीं देगा, उसके लिए हमें H2S गैस पास करनी पड़ेगी, अब वो ग्रुप 2 में प्रेसिपिटेट देगा। तो आपको ग्रुप 1 में उसका पता नहीं चलेगा, तो आपको ग्रुप 2 का टेस्ट करना पड़ेगा, जो आपका सेम सॉल्यूशन है ना ग्रुप 1 वाला, उसी में से आप H2S गैस जो है पास कर दीजिएगा। अब आता है हमारा ग्रुप 3। ग्रुप 3 जो है सॉलिड NH4Cl और एक्सेस NH4OH यहाँ पे हम यूज करते हैं। और यहाँ पे आपको Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम का Al3 पॉजिटिव मिल जाएगा। ग्रुप 4 में CO2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH, ये जो है ग्रुप 4 के अंदर आपको मिलता है। उसके बाद आता है ग्रुप 5। ग्रुप 5 में बेरियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव। मैं फिर बता रही हूँ, ये फ्लेम टेस्ट में बहुत ब्यूटीफुल कलर देते हैं। बेरियम का कलर रहता है एप्पल ग्रीन और कैल्शियम और स्ट्रॉन्शियम का कलर रहता है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव का ब्रिक रेड कलर होता है और स्ट्रॉन्शियम 2 पॉजिटिव का क्रिम्सन रेड कलर होता है। इसमें अमोनियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl एंड NH4OH जो है हम यूज करते हैं। ग्रुप 6 में हम यूज कर, हमारे पास है Mg2 पॉजिटिव, अगेन इसका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है। तो ग्रुप 0 एंड ग्रुप 6 का कोई भी ग्रुप रिएजेंट नहीं है। ये ग्रुप रिएजेंट्स और ये जो कैटायंस लाई करते हैं हर ग्रुप के अंदर आपको बहुत बहुत अच्छे से आने चाहिए। ये तो मेरी गारंटी है कि हर बार जो भी आपके एग्जामिनर होंगे, यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब प्लैटिनम मेटल को प्रेफर क्यों किया जाता है फ्लेम टेस्ट के लिए? Why platinum metal is preferred for flame test? Why platinum metal is preferred for flame test? प्लैटिनम आप जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि प्लैटिनम क्या है, केमिकली इनर्ट मेटल है। केमिकली इनर्ट मेटल है जो कि हमें क्या बनाता है, मतलब इनर्ट यानी कि खुद तो रिएक्ट करेगा नहीं, नोबल मेटल है। तो यहाँ पर क्या है, इट रेजिस्ट फॉर्मिंग ऑक्साइड्स एंड अदर कंपाउंड्स, मतलब ऑक्साइड्स इसके नहीं बनेंगे और कंपाउंड्स भी नहीं बनेंगे। तो ये इस फ्लेम टेस्ट में स्टेबिलिटी जो शो करेगा, बिकॉज ऑफ विच जो हम स्पेक्ट्रम देख रहे हैं आपको उसी का कलर मिलेगा, अलग से कोई कलर नहीं आएगा किसी और कंपाउंड की वजह से, क्योंकि प्लैटिनम कोई और कंपाउंड बनाएगा ही नहीं। तो इस वजह से ये फ्लेम टेस्ट में जो है यूज किया जाएगा। इसके बाद है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड।
दोनों ही लाइम वाटर को मिल्की टर्न करते हैं। तो हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? देखो, मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से जो है पास करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड जो है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनाएगा। इट विल फॉर्म अ ग्रीन कलर्ड सॉल्यूशन। व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विद द पोटेशियम द सॉल्यूशन टर्न्स रेडिश पिंक। तो यहाँ पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अफेक्टेड बाय, एक्चुअली पोटेशियम डाइक्रोमेट से यहाँ पे इफेक्ट नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे कि हाँ यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। रिंग टेस्ट में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है उसका फॉर्मूला क्या है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कॉम्प्लेक्स। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है वाइवा के। नाउ व्हाट इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या होता है बेटा? Cl नेगेटिव को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। हम यहाँ पे सैंपल को पोटेशियम डाइक्रोमेट और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करते हैं, और अगर Cl नेगेटिव है तो प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयंस इज इंडिकेटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। एक रेडिश ब्राउन वेपर यहाँ पे रिलीज होगा, इसी वजह से इसे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेडिश ब्राउन वेपर्स क्रोमाइल क्लोराइड के रिलीज होंगे। CS2 टेस्ट, कार्बन डाइसल्फाइड टेस्ट फॉर ब्रोमीन एंड आयोडाइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्लेयर टेस्ट है इन्वॉल्विंग रिडॉक्स रिएक्शंस अमंग दी हेलाइड्स। यहाँ पे हम ब्रोमाइड और आयोडाइड आयंस को अलग करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। ऑर्गेनिक जो कार्बन वाले सॉल्वेंट्स हैं हमारे पास, कार्बन डाइसल्फाइड यहाँ एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड का यूज करते हैं या क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड क्लोरीन वाटर। ठीक है, टू गिवन सॉल्यूशन, जो भी हमें सॉल्यूशन गिवन है उसमें हम क्या करते हैं, शेक करते हैं मिक्सचर को विग्रसली, अच्छे से शेक कर रहे हैं हम। तो हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास लिबरेट हुए हैं ब्रोमाइड या फिर जो भी हमारे पास उस टाइम ब्रोमीन या आयोडीन के वेपर्स लिबरेट हो रहे हैं, वो हमारे पास क्या जाएंगे, ऑर्गेनिक लेयर में जाएंगे। तो अगर ब्रोमीन है तो हमारे पास वहां पे ऑरेंज लेयर बन जाएगी, और अगर आयोडाइड आयोन है तो हमारे पास वहां वॉयलेट लेयर बन जाएगी। तो बेसिकली आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, आपको यहाँ पे याद करना है कि यहाँ पे हम क्या क्या ऐड कर रहे हैं। व्हाट वी आर एडिंग हियर, वी आर एडिंग कार्बन डाइसल्फाइड, राइट, वी आर एडिंग कार्बन डाइसल्फाइड और क्लोरोफॉर्म, और हम उसके अंदर इन दी प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड क्लोरीन वाटर, जो हमने यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया है उसके अंदर। और उसके बाद हम क्या करते हैं, विग्रसली शेक करते हैं, और अगर लेयर में कलर हमारा कौन सा आता है, लेयर में ऑरेंज कलर आता है, लेयर में हमारा ऑरेंज कलर आ रहा है तो वो हमारा क्या है, ब्रोमाइड आयन। और अगर हमारे पास कौन सा कलर आ रहा है, वॉयलेट कलर आ रहा है, तो हमारे पास वहां आयोडाइड आयन का प्रेजेंस है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? सब्सटेंस को प्राइमरी स्टैंडर्ड तब कहेंगे जब वो हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी में अवेलेबल है, स्टेबल है, अनअफेक्टेड बाय एयर है। जितने भी अभी मोहर सॉल्ट यूज कर रहे हैं या फिर ऑक्सैलिक एसिड यूज कर रहे हैं, इनको आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हो, मतलब ज्यादा देर तक हम रखते हैं तो ये एक तो हमारे पास ये एज इट इज रहते हैं और वाटर में भी सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये हमारे प्राइमरी जो है स्टैंडर्ड्स हैं जो हम लैब में भी यूज कर रहे हैं, जिनकी आप टाइट्रेशन देख रहे हो। और जितने भी ऐसी प्रॉपर्टीज अगर जो नहीं शो करेगा वो हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड में चला जाएगा। अब हमारे पास कई बार क्या होता है, टाइट्रेशन के टाइम हमें ब्राउन कलर ऑब्जर्व नहीं होता KMnO4 वाली पोटेशियम पर मैंगनीट वाली टाइट्रेशन के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप थोड़ा H2SO4 डाल रहे हो, थोड़ा H2SO4 डालोगे आपका सॉल्यूशन हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो आपको ब्राउन कलर नहीं मिलेगा। और हाँ, KMnO4 आपका पिंक कलर का क्यों होता है? हाँ, बच्चे गलत करते हैं, ऑलमोस्ट बच्चे, क्योंकि आपने तो कोऑर्डिनेशन के अंदर ज्यादातर DD ट्रांजिशन ही पढ़ा है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं आपके, जैसे कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है आपका, दिस इज योर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स CO H2O6, इस पे हम लगा दें 2 पॉजिटिव। दिस इज योर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स CO H2O6, दिस इज योर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो इसके अंदर आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रॉन डी में है, डी से डी में चला गया तो आपने देखा DD ट्रांजिशन की वजह से कलर आ जाएगा इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में। पर यहाँ पर आप बात तो KMnO4 की कर रहे हो। अब KMnO4 में कलर क्यों है? KMnO4 में जो कलर है बच्चे, KMnO4 का कलर इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। चार्ज ट्रांसफर क्या होता है देखिएगा, हमारे पास क्या है,
देखिए KMnO4 के अंदर जो आपका मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन KMnO4, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट KMnO4 में +7 है। ठीक है, यानी कि मैंगनीज हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट मोर इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैंगनीज जो KMnO4 है वो खुद इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, खुद का रिडक्शन होगा, तो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। यानी कि KMnO4 विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 किसकी तरह काम करेगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो KMnO4 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो हमें क्लियर है मैंगनीज यहाँ पे आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर सकता है मैंगनीज, उसके साथ जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर भी आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन के ऊपर। तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांसफर होंगे, मैंगनीज की तरफ। तो चार्ज का ट्रांसफर हुआ। अब चार्ज का ट्रांसफर हुआ कहाँ से हुआ, ऑक्सीजन से हुआ मेटल की तरफ। तो ये एक चार्ज ट्रांसफर है। उसमें भी अगर आप और अच्छे से बताना चाहो तो ये लीगेंड, ऑक्सीजन एक लीगेंड है जो मेटल के साथ अटैच होता है ना, वो लीगेंड है। तो हमारे पास यहाँ लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर कहलाएगा ये। अब हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट का जो हमारा डिफरेंस होता है, जो हम ये मोहर सॉल्ट पढ़ रहे हैं, ऑक्सैलिक एसिड पढ़ रहे हैं, ये हमारे डबल सॉल्ट हैं, जो दो अलग अलग हमारे पास यहाँ पे वो हमारे पास यहाँ पे है मल्टीपल एलिमेंट्स। जो डबल सॉल्ट में है वो मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, जिसमें सेंट्रल मेटल जो है लाइगेंड से सराउंडेड है। जैसे हम पढ़ते ही हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, हमने देखे हैं, जिसमें सेंट्रल एटम आपका लाइगेंड से सराउंडेड है, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और डबल सॉल्ट जैसे मोहर सॉल्ट, ऑक्सैलिक एसिड, ये आपके डबल सॉल्ट हैं। अब ना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनका कि अगर आप डबल सॉल्ट को पानी में डालोगे तो वो डिसोसिएट हो जाएंगे आयोन्स में, जबकि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट नहीं होते। अब हमारे पास ये सारे हमारे ऑलमोस्ट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, सॉल्ट एनालिसिस के जितने भी हैं वाइवा क्वेश्चंस कवर हो गए। अब हम बात करेंगे क्रोमेटोग्राफी की, थोड़े से क्वेश्चन देख लेते। क्रोमेटोग्राफी क्या है, आपका एक वो टेक्निक है जो कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स में यूज की जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्टेशनरी फेज होता है, एक क्रोमेटोग्राफी हमारे पास ऐसे इस तरीके से हमारे पास क्रोमेटोग्राफी वाला पेपर होता है। इसमें हम ऐसे लाइन लगाते हैं, उस लाइन के ऊपर हम डॉट लगाते हैं। अब आपकी स्कूल में आपको इंक वाली कराई है, या आपको स्पिनच लीव वाली कराई है, या आपको मिक्सचर और सॉल्ट्स वाली कराई है, वो डिपेंड करता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डॉट लगाते हैं। इसको हम क्या करते हैं, एक बीकर में रख देते हैं। इसको हम एक बीकर में रख देते हैं। इसमें हम सॉल्वेंट यूज करते हैं। जैसे हमने इसमें यूज किया एसीटोन, तो वो जैसे मूव करेगा ऊपर की तरफ, ये डॉट उसके इन्फ्लुएंस में मूव करेगा। यहाँ पे देखो लिखा है, ये स्टेशनरी फेज था हमारा डॉट, स्टेशनरी फेज। यहाँ पे क्या है, माइग्रेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर थ्रू अ स्टेशनरी फेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग फेज। स्टेशनरी फेज कैसे मूव कर रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग फेज। वो स्टेशनरी था पर वो मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग फेज। तो ये आपका क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है। क्रोमेटोग्राफी में एक आरएफ वैल्यू होती है। आरएफ वैल्यू है हमारा रिटेंशन फैक्टर ऑफ अ सब्सटेंस। तो यहाँ पे रिटेंशन फैक्टर आरएफ वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस मूव्ड अप बाय द सॉल्यूट फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टू द डिस्टेंस मूव्ड अप बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द सेम पॉइंट। जहां से हमारे पास सॉल्यूट मूव किया जिस पॉइंट से, उसका रेशो हमने किसके साथ लिया, सॉल्वेंट के साथ लिया, जिस पॉइंट पे वो था और जहां तक वो मूव किया। जैसे हमारे पास ये स्लिप थी, ये हमारा यहां से कहां तक मूव किया, सॉल्वेंट हमारा यहां से कहां तक मूव किया, नीचे से ऊपर तक कहां तक मूव किया। तो ये हमारा जो होगा आरएफ फैक्टर हम वहां से निकाल लेंगे। क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस का प्रिंसिपल क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल माइग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर, मतलब किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स माइग्रेट कर रहे हैं, स्टेशनरी फेज कैसे माइग्रेट कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग फेज। तो मुझे लगता है कि ये मैक्सिमम आपके वाइवा क्वेश्चन हैं, इससे बाहर तो आई डोंट थिंक सो। फिर भी कुछ आए तो आए, मुझे ऐसा लगता नहीं कि इससे बाहर कुछ आएगा। ठीक है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड वाइवा क्वेश्चन आई हैव कवर्ड ऑन दिस चैनल। अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, हमारी वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके वाइवा में क्वेश्चन पूछे गए कि नहीं। थैंक यू सो मच।